यार मैं आलोक राय। हम लोग इतिहास में मराठा साम्राज्य का एक पार्ट कर चुके हैं और इस समय तक भारत में यूरोपीय कंपनियां भी आ चुकी हैं और भारतीय राजनीति में दखल भी दे रही हैं। तो हम लोग सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों को देखें। दरअसल भारत में प्राचीन काल से ही विभिन्न आक्रमणकारी आते रहे हैं। सबसे पहले हखामनी या पारसिक आक्रमण हुआ, फिर यूनानी आक्रमण हुआ, फिर शक आए, पहलव आए, कुषाण आए, हूण आए, उसके बाद अरबों का आक्रमण हुआ, फिर तुर्क आए, फिर मुग़ल आए और अंततः ये यूरोपीय कंपनियां आई। दरअसल इनमें से कुछ का उद्देश्य भारत में साम्राज्य स्थापित करना था, कुछ का उद्देश्य भारत से धन लूट कर ले जाना था, उनका कुछ धार्मिक उद्देश्य भी था और कुछ का उद्देश्य भारत और पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करना था। ये जो यूरोपीय कंपनियां हैं, इनका प्रमुख उद्देश्य भारत और पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करना है, लेकिन अपने व्यापारिक एकाधिकार को स्थापित करने या बनाए रखने के क्रम में ये आपस में भी संघर्ष की और भारतीय राजाओं के साथ भी इनका संघर्ष हुआ। उस समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी, उस राजनीतिक स्थिति ने इन यूरोपीय कंपनियों को भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने को प्रोत्साहित किया, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हुई और उसने भारत को अपना उपनिवेश बनाया। तो इस टॉपिक से जो सबसे प्रमुख और बहुत ही सामान्यतः जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये पूछा जाता है कि यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन का क्रम क्या है और इनकी प्रथम कोठी क्या है। तो सबसे पहले उसको देख लिया जाए, फिर अलग अलग एक एक करके इन कंपनियों की बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले यूरोपीय कंपनी। यूरोपीय कंपनियां जो हैं, ये सबसे पहले जो कंपनी है वो पुर्तगाली है। पुर्तगाली कंपनी। पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए 1498 में और इन्होंने अपनी पहली कोठी या पहली फैक्ट्री, दरअसल ये फैक्ट्री, यहाँ कोई उत्पादन कार्य नहीं होता था, दरअसल इनके ये गोदाम थे और यहाँ ये लोग रहते थे, तो इसको ये फैक्ट्री या कोठी कहते थे। तो पहली फैक्ट्री या कोठी इनकी स्थापित हुई कोचिन में 1503 ईस्वी में। फिर डच आए, भारत में दूसरी आने वाली कंपनी डच है। 1602 में यह स्थापित हुई थी और इसने अपनी पहली कोठी मछलीपट्टनम में बनाई। मछलीपट्टनम, इसकी सबसे पहली कोठी मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में स्थापित हुई। और ये जो डच कंपनी है, इसका जो औपचारिक नाम है वो है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, इसका यह औपचारिक नाम है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक। तीसरी कंपनी जो है वो ब्रिटिश कंपनी है। ब्रिटिश कंपनी की स्थापना 1599 में हुई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटिश कंपनी को पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। यह एक अधिकार प्रारंभ में 15 वर्ष का था, फिर आगे बढ़ाया गया। इसने भी अपनी पहली कोठी मछलीपट्टनम में ही स्थापित की। मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम भी मिलता है 1611 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रारंभिक नाम है थोड़ा सा बड़ा है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। दरअसल बाद में कुछ और कंपनियों का भी गठन हुआ और फिर आगे चलकर उनको सबमर्ज कर दिया गया। जब सबमर्ज किया गया सबको, तब इसका नाम हो गया यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। फिर 1833 चार्टर एक्ट में यह नाम का संक्षिप्तीकरण किया गया और इसका नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। तो हम जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
नाम जानते हैं वो 1833 चार्टर एक्ट के तहत रखा गया नाम है। चौथी कंपनी डेन है, डेनमार्क की। डेनमार्क डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में यह स्थापित हुई थी और इसने अपना पहला जो कोठी बनाई, पहले इनकी जो फैक्ट्री है वो ट्रांकेवार में है। 1620 ईस्वी में इन लोगों ने अपनी कोठी ट्रांकेवार में स्थापित की। फिर फ्रांसीसी आते हैं, फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी और इन्होंने अपनी पहली कोठी सूरत में स्थापित की 1668 में। फ्रांसीसी कंपनी का जो मूल नाम है, औपचारिक नाम है कंपनी द इंद ओरिएंटल, कंपनी द इंद ओरिएंटल, ओरिएंटल कंपनी द इंद ओरिएंटल फ्रांसीसी कंपनी का औपचारिक नाम है। एक कंपनी और आई थी, स्वीडिश कंपनी, स्वीडन की कंपनी आई थी, 1731 में स्थापित हुई थी, लेकिन ये भारत में नहीं आई, इसका कार्यस्थल चीन था। ठीक, तो ये क्रम है भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का और उनकी प्रथम कोठी इस तरह से है। अब इसमें से जो स्वीडिश हैं वो तो भारत में है नहीं, कार्यस्थल उनका भारत है नहीं। जो डेन हैं ये भी बहुत दिन तक नहीं रहे, 1745 में तक ये अपनी सभी कोठियों को अंग्रेज़ों को बेचकर चले गए। तो 1745 तक इनकी कहानी ख़त्म हो गई भारत से। अब बच गए पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी। इसमें जो डच हैं 1759 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने बेदरा के युद्ध में डचों को बहुत बुरी तरह से पराजित किया, तो इनकी शक्ति भी क्षीण हो गई। अब बच गए पुर्तगाली, फ्रांसीसी और ब्रिटिश। ये अंत तक बने रहे। हालांकि अधिकांश भाग पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था, लेकिन कुछ जगहों पर इनका भी अधिकार था, जैसे पुर्तगालियों का अधिकार गोवा, दमन, दीव पर पुर्तगालियों का अधिकार था। फ्रांसीसियों का जो अधिकार था ये आपका पांडिचेरी, यमन, कराईकल, माहे, इन स्थानों पर फ्रांसीसियों का अधिकार बना रहा। ठीक, तो ये क्रम था। अब हम लोग ये देखें कि इस समय ये यूरोपीय कंपनियाँ आई क्यों। क्या पहले भारत का यूरोप से व्यापार नहीं होता था? पहले भी भारत का यूरोप से व्यापार होता था, प्राचीन काल से रोम से व्यापार होता आ रहा है। तो पहले जो व्यापार होते था उसका मार्ग क्या था, अब ये किस मार्ग से आ रहे हैं। ठीक, तो उसको हम लोग देखें। पहले जो व्यापार होते थे या बाद में भी वो मार्ग बना रहा, 3 मार्ग थे इनके पुर्तगालियों के आने के पहले। एक फारस की खाड़ी से होकर जाता था, एक लाल सागर से होकर जाता था और एक मध्य एशिया से होकर जाता था। पूरी तरह से स्थलीय मार्ग था। तो ये 3 मार्ग थे यूरोप से व्यापार के। और इस व्यापार में जो हिस्सा होता था, इटली के जो 2 शहर थे, वेनिस और जिनेवा, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी एक तरह से यूरोप के इस व्यापार पर यूरोप के जिन लोगों का एक अधिकार था वो इटली के 2 व्यापारिक जो शहर हैं, वेनिस और जिनेवा, उनका था। तो थोड़ा सा हम लोग प्रयास करेंगे, हालांकि नक्शा बनाना तो आता नहीं है, फिर भी प्रयास करते हैं कि आपको यहाँ से ये हमारा दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका, ये केप ऑफ गुड होप, उत्तर महासांतरीप, ये फारस की खाड़ी है, ये जो है फारस की खाड़ी है, और ये लाल सागर है। ठीक, यहाँ आपका पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है,
ये तुर्कमेनिस्तान है, इधर आपका ये सब जुड़ा हुआ है, इधर आपका ये ईरान है, ईरान है, यहाँ इराक है, फिर सीरिया है, तुर्की है, और ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर है। यहाँ मिस्र है, ये जो है यहाँ पर फिर ये गाजा वाला हिस्सा है। तो ये अब यहाँ से जो व्यापार होता था इस फारस की खाड़ी से होके या लाल सागर के होके, तो फारस की खाड़ी से जो व्यापारिक वस्तुएं जाती थी वो सीरिया के अलेप्पो तक पहुँचती थी, और सीरिया के अलेप्पो से भूमध्य सागर के जो इटली के जो दो व्यापारिक नगर हैं जेनेवा और वेनिस के व्यापारी इसे वहाँ से उठाते थे और यूरोपीय देशों में इसे विक्रय करते थे, बेचते थे। लाल सागर से जो व्यापार होता था ये मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में जाता था, यहाँ से फिर वेनिस और जेनेवा के व्यापारी उठाते थे और उसे यूरोपीय देशों में वितरित करते थे, उसे बेचते थे। एक मार्ग और था, वो था आपका यहाँ से मध्य एशिया से होते हुए अफ्रीका, ये मार्ग, तो यह पूरी तरह से स्थलीय मार्ग था। अब चूँकि इस व्यापार पर यूरोप के दो शहरों का एक अधिकार है, आगे चलकर तुर्कों ने इस्तांबुल पर 1453 ईस्वी में अधिकार कर लिया, तो ये मार्ग अब तुर्कों के नियंत्रण में आ गया। वहाँ से ये अब यूरोपियों को इधर आने नहीं देना चाह रहे हैं। ठीक, अब जो ये एक अधिकार है वेनिस और जेनेवा का और तुर्कों का जो अधिकार है, यह यूरोप के जो अन्य देश हैं जैसे स्पेन है, पुर्तगाल है, उनको समस्या हो रही है, क्योंकि वो भारतीय जो वस्तुएं हैं जो कि उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या बहुत ऊंची कीमत पर प्राप्त करते हैं। तो उन लोगों ने उस समय तक यूरोप में पुनर्जागरण भी हो चुका है, पुनर्जागरण ने नई नई खोजों को प्रोत्साहित किया, और पुर्तगाल में 15वीं शताब्दी में एक शासक हुआ डॉन हेनरिक, उसने समुद्री खोजों को प्रोत्साहित किया और इसीलिए उसका नाम हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता है उसे। तो कई जो सामुद्रिक दल भेजे गए भारत की खोज के लिए, क्योंकि भारत से जो सामान जाते थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण था मसाला। मसाला यूरोप में क्या होता था कि जाड़े के दिनों में पशुओं की आपूर्ति कम हो जाती थी, तो वो उन्हें मार कर रख लेते थे, नमक का लेप लगाकर उसे प्रिजर्व कर लेते थे और बाद में उस पर मसाले लगाकर बढ़िया स्वादिष्ट बनाकर खाते थे। तो उनके लिए मसाले बहुत महत्वपूर्ण थे। साथ में चीन का रेशम, चीन का चीनी मिट्टी के बर्तन, ये सब चीज़ें आपके गरम मसाले, अदरक, इलायची, काली मिर्च, ये सब भारत से जाता था। और यूरोप से आता क्या था? ऊन आता था, सोना आता था, शराब आती थी। अब जब यहाँ ये पहुँचे तो यहाँ अब स्पेन और पुर्तगाल है, वो चाहता है कि हम सीधे भारत से व्यापार करें। तो सीधे भारत से व्यापार कैसे कर सकते हैं? यहाँ इस मार्ग पर यहाँ तुर्की बैठा हुआ है, इससे झगड़ा करना पड़ेगा। और यहाँ से जो सामान जा रहे हैं उस पर वेनिस और जेनेवा का एक अधिकार है एक तरह से। तो सीधे व्यापारिक मार्ग हो सकता है सामुद्रिक मार्ग, यानी वो सीधे इधर से आए, यहाँ से होते हुए भारत यहाँ पहुँचे, ये मार्ग हो सकता है। तो इस मार्ग की खोज अभी हुई नहीं है, ये मार्ग पता नहीं है, इसी मार्ग की वो खोज करना शुरू किए हैं। तो सबसे पहले बार्थोलोमेव डियाज वो आया 1487 में, उसने उत्तर मानसा अंतरिप को खोज लिया, केप ऑफ गुड होप को खोज लिया। 1487 ईस्वी में ये केप ऑफ गुड होप खोज लिया गया, उत्तर मानसा अंतरिप, बार्थोलोमेव डियाज द्वारा। फिर 1492 में कोलंबस, स्पेन का नाविक था, वह भारत की खोज के चक्कर में अमेरिका पहुंच गया, एक बड़ी खोज उसने भी की। फिर वास्को डी गामा ने मोर्चा संभाला और वह भारत की खोज के लिए अपने 4 जहाज़ों के साथ लगभग 170 साथियों को लेकर भारत की खोज के लिए चला। ये तो खोजा जा चुका था पहले ही, केप ऑफ गुड होप, तो यहाँ तक आने में कोई समस्या नहीं थी। अब यहाँ से भारत कैसे जाया जाएगा? तो यहीं केन्या में मालिंदी नामक बंदरगाह पर उसे एक गुजराती मिल गया, अब्दुल मानिद नामक गुजराती मिल गया। वो ये रास्ता जानता था, तो वो इनका पथ प्रदर्शक बन गया और वो इन्हें लेकर यहाँ चलाया कालीकट। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा
कालीकट पहुंच गया। कालीकट में जो शासक थे उनकी जो उपाधि थी जमोरिन। इन लोगों ने जमोरिन ने पुर्तगालियों का स्वागत किया। दरअसल यहाँ जो कई छोटे छोटे राज्य हैं जिनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से व्यापार पर निर्भर है, कालीकट है, कन्नूर है, कोचीन है, तो अब कोई व्यापारी आया है तो उन्होंने स्वागत किया। लेकिन यहाँ पहले से जो व्यापार कर रहे हैं, पहले से यहाँ अरब व्यापारी हैं, और ये जो कोरोमंडल तट पे चेट्टियार एक व्यापारी समूह है, चेट्टियार, और चूलिया मुसलमान, ये दो व्यापारिक समूह कोरोमंडल तट पे था जो चीन और इधर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार करता था। और यह जो है यह व्यापार फारस की खाड़ी, लाल सागर के मार्ग से करता था। तो यहाँ अरब व्यापारियों का एक तरह से एकाधिकार था। अब उन्होंने देखा कि हमारा एकाधिकार टूट रहा है, तो उन लोगों ने इसका विरोध किया। लेकिन फिर भी जमोरिन ने इसका स्वागत किया, और वास्को डी गामा जब यहाँ से गया तो उसे काली मिर्च वगैरह ले जाने की अनुमति दी गई। तो वो जब यूरोप ले गया तो वहाँ बेचा तो 60 गुना लाभ हुआ। अब सोचिए इतना ज़्यादा लाभ, तो थोड़ी सी अगर यात्रा में कष्ट भी होगा तो लोग उठाएंगे। फिर 1500 में एक दूसरा दल आया पुर्तगाल से। दूसरा दल आया पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल के नेतृत्व में। 13 जहाज़ों का ये दल था। 13 जहाज़ों के साथ कैब्राल के नेतृत्व में 1500 में एक दूसरा दल आया। लेकिन जब ये आया तो थोड़ा सा कालीकट के साथ इसकी अनबन हो गई, कालीकट से संबंध थोड़े से ख़राब हुए। फिर 1502 में वास्को डी गामा आया। तो वास्को डी गामा जो आया है वो 1498 में आया, फिर 1502 में आया, और फिर 1524 में आया, और यहीं उसका निधन हो गया 1524 में ही। तो वास्को डी गामा संबंधी जो तथ्य हैं वो है कि वास्को डी गामा भारत 3 बार आया। एक तो 1498 में आया, फिर 1502 में आया, और फिर 1524 में आया, और यहीं उसका निधन हो गया। तो वास्को डी गामा फिर 1502 में आया, और उसी समय 1503 में इन लोगों ने अपनी पहली कोठी कोचीन में स्थापित की। ठीक, फिर अब इन लोगों का जो कोठियाँ स्थापित करने का क्रम है उसको देख लिया जाए। तो इनकी कोठी स्थापित करने का जो क्रम है उसको हम लोग देखें तो सबसे पहले इन लोगों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में अपनी कोठी स्थापित की। फिर कन्नूर में इनकी कोठी स्थापित हुई। तो 1500 कोठियाँ इनकी। कोचीन 1503 में यह स्थापित हो गई थी, पहली कोठी इनकी है। कन्नूर, यह कोठी स्थापित हुई 1505 में। फिर इन लोगों ने गोवा पर अधिकार किया 1510 में। गोवा पर जो अधिकार हुआ ये बीजापुर का अधीन गोवा था, तो गोवा के इन लोगों ने बीजापुर से छीना, और उस समय बीजापुर का शासक यूसुफ आदिल शाह था, तो एक तरह से गोवा को इन लोगों ने यूसुफ आदिल शाह से छीना। फिर इन लोगों ने मलक्का पर अधिकार किया 1511 में। फिर आपका हरमुज पर इनका अधिकार हो गया 1515 में। फिर बशिन पर इनका अधिकार हुआ 1534 में। फिर दीव पर इनका अधिकार हुआ 1535 में। फिर इन लोगों ने दामन पर अधिकार किया 1559 में। तो इस तरह से पश्चिमी तट के विभिन्न स्थानों पर इन लोगों ने अपनी कोठियाँ स्थापित कर ली। पूरब में भी सेंथोमे पर इनका अधिकार था। बंगाल में हुगली में इन लोगों की कोठी थी। अब यह देखा जाए कि ये कोठियाँ इन लोगों ने स्थापित कैसे की। तो पुर्तगाल ने अपना सबसे पहले जो गवर्नर बनाया, पुर्तगाली कंपनी का जो सबसे पहला गवर्नर है वो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 तक पुर्तगाली कंपनी का गवर्नर था। इसे पुर्तगाल से इस निर्देश के साथ भेजा गया था कि आप तट पर इस तरह का दुर्ग बनाइए जिससे कि समुद्र पर नियंत्रण स्थापित कर सकें। यानी इनका प्रमुख उद्देश्य था समुद्र पर नियंत्रण स्थापित करना। तो इसकी जो नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी।
तो ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू किया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। 1503 में अल्बुकर्क आया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो यह 1503 में आ गया था और इसके बाद इसे गवर्नर बनाया गया। 1509 से 15 तक ये गवर्नर रहा। और पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक यही माना जाता है, वास्तविक संस्थापक यही था। अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि पुर्तगालियों के भारतीय साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। इसने कई चीज़ें की। देखिए, इसका काल, गोवा पर अधिकार, यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का शासक था, उससे गोवा छीना। फिर मलक्का पर इनका अधिकार हुआ इसी के काल में। फिर हरमुज पर इसने अधिकार किया, फारस की खाड़ी में हरमुज की जो गल्फ ऑफ हरमुज है, वो फारस की खाड़ी जब शुरू हो रही है तो यहीं वाला क्षेत्र उसका हरमुज है। और लाल सागर में अदन था, लाल सागर के मुहाने पे ही अदन है और फारस की खाड़ी के मुहाने पे ही हरमुज है। तो इन लोगों ने हरमुज पर अधिकार कर लिया, लेकिन अदन पे अधिकार नहीं कर पाए। तो हरमुज वाले मार्ग पे तो इनका अधिकार हो गया, लेकिन लाल सागर वाले मार्ग पर इनका अधिकार नहीं हुआ, क्योंकि अदन पर तुर्कों ने 1538 में अधिकार कर लिया था। कभी भी पुर्तगाली अदन पर अधिकार नहीं कर पाए, यानी लाल सागर वाले मार्ग पर वो कभी नियंत्रण नहीं कर पाए। अब इसने गोवा पर अधिकार किया, मलक्का पर अधिकार किया, हरमुज पर अधिकार किया, और साथ में ये अपने क्षेत्रों में सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। इसने अपने लोगों से कहा कि भारतीय महिलाओं से विवाह करो, महिलाओं से विवाह को प्रोत्साहित किया, जिससे कि पुर्तगाली बस्ती बसे। भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया, जिससे हमारी जनसंख्या थोड़ी सी बढ़े और पुर्तगाली बस्ती बसाई जा सके। मुस्लिमों का बहुत विरोधी था, मुस्लिमों का विरोधी था। ठीक, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क का ये काल है। अब पुर्तगाली जब भारत में आए तो वो क्या कर रहे हैं, पहले जो भारत के व्यापारी हैं, जैसे अरब व्यापारी हैं पश्चिमी तट पे, इधर चेट्टियार हैं पूर्वी कोरोमंडल तट पे, और चूलिया मुसलमान हैं, ये लोग आपस में कोई संघर्ष नहीं करते थे। हालांकि उस समय भी समुद्री लुटेरे थे, तो समुद्री लुटेरों द्वारा ये लूटे जा सकते थे, इनके नाव लूटे जा सकते थे, लेकिन आपस में ये एक दूसरे के नाव पर हमला नहीं करते थे, उसे डुबोते नहीं थे। यानी व्यापार में बल का प्रयोग नहीं किया जाता था एक व्यापारी समूह द्वारा दूसरे व्यापारी समूह के साथ। लेकिन जब पुर्तगाली आए तो उन लोगों ने इस व्यापार में बल को समाहित कर दिया, और वो उनकी नावें अच्छी हैं, नौसेना उनकी अच्छी है, और उस तरह की नौसेना यहाँ नहीं है। उनका जलबेड़ा बहुत ही मजबूत था, उस तरह का जलबेड़ा इन लोगों के पास नहीं है, भारतीयों के पास। तो इसमें वो सफल रहे। गहरे समुद्र, यानी ये जो मार्ग है अरब सागर वाला, इस मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करने में पुर्तगाली कुछ समय तक बहुत हद तक सफल रहे। और उसके लिए इन लोगों ने जो नीति अपनाई वो था कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था। कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था, कार्टेज का मतलब होता है परमिट, और आर्मेडा का मतलब है जलबेड़ा। जलबेड़ा युद्धपोत इनके। तो इसके बल पर ये अब यहाँ से इसको इधर से अरब सागर से किसी को अगर जाना है यूरोप की तरफ, लाल सागर या फारस की खाड़ी की तरफ, तो उसे, या फिर उत्तर महासागरीय की तरफ, तो पुर्तगालियों से आपको परमिट लेनी होगी, और ये परमिट के लिए कोई शुल्क लेते थे। तब यह जब अनुमति देते थे तब कोई जहाज़ इधर जा सकता था। ठीक, फिर इन लोगों ने ये भी काम किया कि काफिला व्यवस्था इनकी है। काफिला व्यवस्था भी इन लोगों ने शुरू की। काफिला व्यवस्था ये शुरू की कि दरअसल समुद्री लुटेरों का बहुत डर होता था, तो ये लोग कहते थे कि ठीक है, आप व्यापारिक जहाज़ लेके आइए, हम आपको सुरक्षा दिलाएंगे समुद्री लुटेरों से। और उसके लिए क्या करते थे कि व्यापारियों के पीछे अपना एक जलबेड़ा लगा देते थे, और इसके लिए ये धन लेते थे। ठीक, तो इनके आमदनी का स्रोत यही है, व्यापार पर बहुत इनका बल नहीं है। अब ये जब कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था इनकी
पूरी तरह से सफल है कुछ समय के लिए, क्योंकि जो गुजरात के शासक हैं, हालांकि गुजरात के साथ इनका गुजरात के तटों पर इनका बहुत ही आसानी से अधिकार नहीं हो पाया, क्योंकि गुजरात ने प्रतिरोध किया। गुजरात का प्रतिरोध जो है वो इस तरह से देखा जा सकता है कि गुजरात ने मिस्र और तुर्की के साथ एक संधि की और इनका संयुक्त जलबेड़ा पुर्तगालियों से लड़ने के लिए आया। 1508 में उन लोगों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया, लेकिन 1509 में फिर अल्मीड़ा जीतने के पहले इस संयुक्त जलबेड़े को पराजित किया। जब संयुक्त जलबेड़े को पराजित कर दिया तब अरब सागर की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। फिर अभी भी गुजरात मान नहीं रहा है। गुजरात ने क्या किया कि गुजरात का जो बहादुर शाह शासक है उसका मुग़लों के साथ संघर्ष है। तब जब ये 1534 बशिन पर और 1534-35 में बशिन और दीव पर पुर्तगालियों ने अधिकार किया। दरअसल पुर्तगालियों से सहायता लेना चाहा, पुर्तगालियों ने कहा कि ये दे दो। उसके बाद फिर ये लेने के बाद पुर्तगाली इसकी घेराबंदी करने लगे। उसमें बहादुर शाह से इनकी कुछ झड़प हो गई और संभवतः उसी समय पुर्तगालियों ने उन्हें समुद्र में ढकेल दिया। कहा जाता है कि नाव से समुद्र में गिरकर डूबकर मर गया, तो डुबोने में पुर्तगालियों का हाथ हो सकता है। ठीक, अब जो तीसरे इनके महत्वपूर्ण गवर्नर हैं वो हैं नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा का जो कार्यकाल है 1528 से 1539 तक है। नीना डी कुन्हा के काल में ये जो गोवा है इनकी राजधानी बन गई। गोवा राजधानी बन गई। कब बनी? गोवा को इन लोगों ने राजधानी बना लिया 1530 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी बना लिया 1530 ईस्वी में। गोवा पुर्तगालियों की राजधानी बन गई और ये बशिन और दीव पर अधिकार इसी के काल में हुआ। नीनो डी कुन्हा के काल में बशिन और दीव पर अधिकार हुआ। ठीक, तो इस तरह से गुजरात पर भी आक्रमण हुए। गुजरात ने मिस्र और तुर्की के साथ एक समझौता किया, संधि किया कि संयुक्त बेड़ा बनाकर इनसे पुर्तगालियों से निपटा जाए, लेकिन असफल है। 1521 में, 1551 में, 1554 में फिर युद्ध हुआ पुर्तगालियों का और तुर्की के जलबेड़े के साथ, पेरी रईस के साथ, लेकिन उसमें भी पुर्तगाली भारी पड़े। अंततः 1556 में पुर्तगालियों और तुर्की के साथ संधि हो गई। उन लोगों ने कहा कि तुम अपना देखो, हम अपना देखेंगे, इस लड़ाई में हम नहीं पड़ेंगे। ठीक, तो दोनों अपना संधि कर लिया। संधि करके अपना अपना क्षेत्र देखने लगे। तो इस तरह से पुर्तगालियों ने गुजरात के तटों पर अधिकार कर लिया। जब दमन पर अधिकार कर लिया तो एक तरह से पूरा गुजरात तट इनके अधिकार में आ गया। अब पुर्तगाली कर क्या रहे हैं? पुर्तगाली दरअसल इस साम्राज्य को स्थापित करने में इनकी जलबेड़ा की शक्ति तो है ही, इनके अच्छे जहाज भी हैं, साथ में ये कूटनीति का भी प्रयोग कर रहे हैं। दरअसल ये जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, बहमनी है, विजयनगर है, इनको घोड़ा चाहिए क्योंकि सेना में घोड़ों की बहुत आवश्यकता है। तो ये घोड़ा इधर से उत्तर से आएगा नहीं क्योंकि मुग़ल साम्राज्य है इधर। अब ये सल्तनत काल है और मुग़ल साम्राज्य है, तो इधर से तो आ नहीं सकता। इधर से ये लाल सागर की तरफ से ये घोड़ा मंगाते हैं, फारस की खाड़ी की तरफ से घोड़ा मंगाते हैं। अब ये घोड़ा इस तट से होके ही जाएगा अंदर, और यहाँ पुर्तगालियों का एक अधिकार है। तो ये घोड़े के व्यापार को भी कूटनीति का रूप दे दिए और घोड़ा देने के एवज में बहमनी और विजयनगर से अपनी शर्तें मनवाने लगे। ये जो अल्बुकर्क है, इसने कृष्णदेव राय से भटकल प्राप्त किया था। कृष्णदेव राय से भटकल प्राप्त किया था। तो इन लोगों ने घोड़े के व्यापार को भी कूटनीतिक रूप दे दिया। दूसरी बात कि जो दक्षिण भारत के जो राज्य थे, जो आपस में एक तरह से शत्रु थे, जैसे कोचिन था, कालीकट था, तो इन लोगों ने इस शत्रुता का भी लाभ उठाया और दोनों में वैमनस्य को बढ़ाया और उसका लाभ स्वयं लिया। दरअसल कालीकट पहले तो पुर्तगालियों वास्को डी गामा का स्वागत किया था, लेकिन बाद में इनका विरोध करने लगा। विरोध इसलिए करने लगा क्योंकि ये लोग चाहते थे कि पश्चिमी तट से अरब व्यापारियों को पूरी तरह से भगा दिया जाए, लेकिन वह जो कालीकट का राज्य है उसकी पूरी अर्थव्यवस्था व्यापार पर निर्भर है, तो वो नहीं चाहता है कि कोई
इस तरह से व्यापारियों को भगाकर और व्यापारी के एक अधिकार स्थापित कर लिए और धीरे धीरे व्यापार में मनमानी करने लगे, क्योंकि पुर्तगाली बल का प्रयोग करते हैं व्यापार में। तो इसीलिए कालीकट से इनका संबंध विच्छेद हुआ। अब जब डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई, तब इनके प्रतिद्वंदी मिल गए, क्योंकि ये जलबेड़ा इनका मजबूत था, उसी प्रकार के जलबेड़े उनके पास थे, इनकी जहाज़ें अच्छी थीं, उनके भी जहाज़ें अच्छी हैं। तो अब इनका बराबरी का प्रतिद्वंदी मिल गया। सबसे पहले 1611 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने शावल्ली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया। कैप्टन मिडल्टन ने शावल्ली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया। फिर 1628 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने फारसियों के साथ मिलकर हरमुज पर अधिकार कर लिया, तो हरमुज पर अब ब्रेक लग गया, उधर इनका नियंत्रण समाप्त हो गया। फिर डच जो है वो 1602 में इन्हें अम्बाना में पराजित किए थे पुर्तगालियों को। फिर 1641 में उन लोगों ने मलक्का पर अधिकार कर लिया, जो 1611 में इन लोगों ने 1511 में मलक्का पर अधिकार कर लिया है, इसको छीन लिया डचों ने। 1641 में डचों ने छीन लिया इसे, डच छीन लेते हैं। हरमुज को 1628 में अंग्रेज़ों ने छीन लिया। ये जो है बशिन, दीव, दमन, ये कोचिन, कन्नूर, इन पर अधिकार इनका बना रहा। लेकिन कोचिन, कन्नूर, ये मालाबार तट के जो इनके अड्डे हैं, उन अड्डों पर 1663 ईस्वी में डचों ने अधिकार कर लिया। श्रीलंका पर डचों ने 1658 ईस्वी में अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार इनका क्षेत्र अब सिमटता चला गया। फिर दरअसल पुर्तगाली और स्पेन 1580 से 1640 तक एक ही राज्य हैं, क्योंकि इनके राजा एक हैं, और स्पेन के साथ ब्रिटेन की दुश्मनी है। लेकिन अंततः 1630 में मैड्रिड की संधि हो गई और उस संधि से शांति स्थापित हुई। उसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिला। पुर्तगाली और ब्रिटिश कंपनी के बीच 1634 में पुर्तगाली और ब्रिटिश जो कंपनी थी, पुर्तगाली कंपनी जो गोवा में, जिनका गवर्नर है, ये राजधानी बनी चुकी है, नीनो डी कुन्हा, इनके साथ, और मोथोलाड जो कि सूरत में ब्रिटिश कंपनी का गवर्नर था, उसके साथ एक संधि हुई। इस संधि को पुर्तगाल और ब्रिटेन के राजाओं ने भी स्वीकृति प्रदान कर दी 1641-42 में। उस समय पुर्तगाल के जो राजा थे वो आपके जॉर्ज चतुर्थ थे, और ब्रिटेन के जो राजा थे चार्ल्स प्रथम थे। तो इस तरह से वो संधि एक तरह से मान ली गई। फिर 1654 में पुर्तगालियों ने अपने पूर्वी प्रदेशों में ब्रिटिश कंपनी को बसने और व्यापार करने की अनुमति भी दे दी। तो इस तरह से पुर्तगालियों पर एक नियंत्रण स्थापित हो गया। अब इनकी 1661 में ब्रिटिश जो राजकुमार हैं चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ, और उस विवाह में अंग्रेज़ों को बम्बई दहेज में मिल गया, तो बम्बई भी निकल गया। उधर हुगली है, मुग़लों के साथ इनके संबंध अच्छे हैं शुरू में। हालांकि मुग़लों ने इनकी कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था को स्वीकार किया है, क्योंकि अकबर, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य जो है वो जलबेड़ा पर जल शक्ति के रूप में नहीं जाना जाता है, थल शक्ति उनकी महत्वपूर्ण थी। मुग़लों ने इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया था। स्वीकार इस अर्थ में किया था कि सूरत से मोरवा जो जहाज़ जाते थे मुग़लों के, उसके लिए भी वो परमिट लेते थे पुर्तगालियों से। ठीक। दूसरी बात कि पुर्तगालियों ने वर्ष में एक जहाज़, अकबर को एक जहाज़ ले जाने की छूट दी थी कि आप एक जहाज़ इस क्षेत्र से ले जा सकते हैं। मक्का वगैरह जो जहाज़ जाते थे तो उसकी एक छूट थी। तो अकबर के समय पुर्तगालियों ने 3 मिशन भेजा अकबर के दरबार में। उनको ये लग रहा था कि अकबर ईसाई बन जाएगा। 1580, 1591, 92, 1595 में 3 जो ईसाई मिशनरियाँ गईं अकबर को ईसाई बनाने के लिए, लेकिन उसमें कोई सफलता नहीं मिली। तो एक तरह से संबंध ठीक ठाक रहे। फिर शाहजहाँ के काल में 1632 ईस्वी में संबंध बिगड़ गए।
बिगड़ तो पहले से रहे थे, क्योंकि शाहजहाँ खुर्रम के रूप में जब वो शहजादा के रूप में था उसने विद्रोह किया था। उस समय उसने पुर्तगालियों से सहायता मांगी थी, पुर्तगालियों ने उसे सहायता नहीं दी थी। फिर जब वो बादशाह बना तो उसे नजराना भी ढंग का नहीं भेंट किया गया, तो इन सब चीज़ों से नाराज़ था। दूसरा, पुर्तगाली जो है मुस्लिमों के विरोधी हैं, ये धर्मांतरण करा रहे हैं, क्योंकि पुर्तगाली जब आए थे भारत व्यापार करने तो दो उद्देश्य के साथ आए थे। एक तो उद्देश्य इनका था कि वेनिस और जेनेवा का जो एक अधिकार है उसको तोड़ेंगे और तुर्की से बिना झगड़ा किए हुए भारत से व्यापार करेंगे। दूसरा, भारत में ईसाई धर्म का प्रसार करेंगे, तो इनका धर्म का प्रसार करना भी एक उद्देश्य है। तो ये लोग धर्मांतरण भी करा रहे हैं। और उस समय एक घटना घटी कि मुमताज़ महल के लिए 2 दासियां लाई जा रही थीं बंगाल से। वो नाव में लाई जा रही थी, उस नाव को इन लोगों ने लूट लिया, पुर्तगालियों ने। बंगाल का उस समय गवर्नर था कासिम खां। उसने बादशाह से कहा कि बादशाह ऐसी ऐसी बात है। बादशाह ने कहा निपटा दो इनको। तो कासिम खां ने हुगली से पुर्तगालियों को निपटा दिया। तो पुर्तगालियों के अधीन सिर्फ गोवा, दमन और दीव बच गए। 1739 ईस्वी में मराठों ने इनसे अष्टी ले ली, बसई ले ली। ठीक, तो इस तरह से पुर्तगालियों का साम्राज्य एक तरह से छीड़ हो गया। अब इस पतन का कारण क्या था? पतन का पहला कारण इनकी धर्मांधता है, क्योंकि जो भारतीय तट पे जहाँ ये थे वहाँ के लोग परेशान हैं। 1540 ईस्वी में इन लोगों ने गोवा के सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया। 1560 में वहाँ धार्मिक न्यायालय की स्थापना हुई। ऐसे ही सलसेट में भी इन लोगों ने किया। तो इस तरह से इनकी जो धर्मांधता की नीति है उससे लोग यहाँ ये बहुत ही अप्रिय थे लोगों में। दूसरा, इनके जो प्रतिद्वंदी हैं डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों इनके शक्ति में इनसे कम नहीं है, ज़्यादा हैं। तो अब इनका सामना ऐसे प्रतिद्वंदियों से हुआ है जो इनसे ज़्यादा हैं। उनके पास भी एक बड़ा जलबेड़ा है, शक्तिशाली जलबेड़ा है। तीसरा, कि ब्राज़ील की खोज इन लोगों ने कर ली थी, तो इनका पूरा ध्यान पुर्तगालियों का ब्राज़ील पे हो गया था। ये पूरब पे कम ध्यान देते थे, तो ये भी एक कारण माना जाता है इनके पतन का। तो इस तरह से पुर्तगालियों का पतन हो गया। पुर्तगालियों ने कूटनीति के साथ साथ हिंदुओं का प्रयोग इस तरह से किया था। जैसे गोवा की जो विजय हुई थी, तो गोवा की विजय में तिमैया नामक एक हिंदू का महत्वपूर्ण रोल था, उसने गुप्तचरी किया था। तो इस और हिंदुओं को ये जो स्थानीय राजा थे उनके यहाँ दूत बनाकर भी भेजा करते थे। ठीक, अब पुर्तगालियों का योगदान क्या है? तो सबसे पहला योगदान जो इनका है, सबसे महत्वपूर्ण, प्रेस। 1566-67 में इन लोगों ने प्रेस की स्थापना की। गोवा में, भारत में पहला प्रेस स्थापित हुआ, गोवा में पुर्तगालियों द्वारा किया गया। फिर इन लोगों ने कुछ चीज़ भारत में लाई, जैसे आलू, टमाटर, तंबाकू, पपीता, लाल मिर्च, काले मिर्च ले जाते थे, लाल मिर्च लाए। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें ये भारत लाए जो आज भी जन सामान्य के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी जो खाद्य सुरक्षा है उसमें आलू की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये सब चीज़ें ये लाए, आलू, तंबाकू, पपीता, लाल मिर्च, ऐसे ही ये अनानास। तो ये सब चीज़ें ये पुर्तगाली यहाँ भारत लाए। साथ में आर्केस्ट्रा का भी प्रचलन पुर्तगालियों द्वारा ही भारत में किया गया। और इन लोगों ने, इनकी जो भाषा है पुर्तगाली, वो भी भारतीय भाषाओं के साथ थोड़ी सी घुल मिल गई। जैसे अंग्रेजी ये पुर्तगाली भाषा ही है, पादरी ये पुर्तगाली भाषा ही है। तो इस तरह से पुर्तगाली भाषा के कुछ शब्द भारतीय भाषाओं में स्वीकार कर लिए गए। ठीक, तो ये पुर्तगालियों का साम्राज्य था। तो मुझे लगता है कि पुर्तगालियों से अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इस दायरे में ही रहेगा। ठीक, धन्यवाद।